Hello, this is lecture 10 on the RCC, in which we are going to discuss about the bond strength and various types of the bond. इसमें मैं आप लोगों को डेरिवेशंस बहुत डेप्थ में नहीं कर पाऊँगा, मैं बस ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपको वो डेरिवेशंस इन डेप्थ देखने हैं तो आप लोग जितेंद्र सर का लेक्चर 10 ऑन आरसीसी देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, लगते हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? शेयर स्ट्रेस इज जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये कंक्रीट सेक्शन है, ये कंक्रीट सेक्शन है और ये स्टील इसमें लगी हुई है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स काउंटरएक्ट करने के लिए, जिससे ये सरिया इससे बाहर ना निकल जाए कंक्रीट सेक्शन से, तो यहाँ फोर्स लगता है। ये फोर्स रोक यहाँ पे इसकी सरफेस से फोर्स लगता है, क्योंकि भाई सरफेस ही तो कनेक्ट है, स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी की वजह से यहीं इसकी सरफेस फोर्स आएगा। तो इस फोर्स को रोकने के लिए, इस सरिया को रोकने के लिए, इस फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होती है वही होती है बॉन्ड स्ट्रेस। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बी डी से इसको डिनोट किया जाता है। ये होता है कि कितना स्ट्रेस यहाँ पे आ सकता है जो इसको काउंटरएक्ट कर सकता है। एक लिमिट तो आएगी ना, जब ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाए, इस पर तो इसको तो हम बढ़ा सकते हैं कितना भी, लेकिन ये तो एक लिमिट तक ही रहेगा ना। तो जो वो मैक्सिमम होती है लिमिट, वही होती है टाउ बी डी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, फ्लेक्सुरल बॉन्ड और एनकरेज बॉन्ड। दोनों ही बेंडिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, आइए देखते हैं। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल का जैसे आप मीनिंग भी समझ सकते हैं, फ्लेक्सुरल मतलब होता है बेंडिंग। तो बेंडिंग की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस आती है वो होती है एक तरह से फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये एक बीम है, ठीक है। इस बीम में ये सरिया पड़ी हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें जैसे मान लीजिए मूवमेंट लग रहा है तो बेंडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हमने क्या किया, इस बीम का एक पर्टिकुलर स्ट्रिप TX मोटाई का काट लिया। अब देखिए, ये सरिया है, ये हम लोग सामने से देख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग इधर से देख रहे हैं, इधर से हम लोग इस सरिया को देख रहे हैं सामने से, ठीक, इधर से, ठीक है। ये सरिया जा रही है, ठीक। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये है न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए, यहाँ मूवमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट कितना लगेगा, इस तरफ m+dm, ऑब्वियस सी बात है, dx लेंथ पे जाके थोड़ा बढ़ेगा ये m+dm। यहाँ t लग रहा है अगर फोर्स, तो यहाँ t+dt लगेगा। यहाँ c लग रहा है फोर्स, तो यहाँ c+dc लगेगा। इन दोनों के बीच में, c+dc और t+dt के बीच में जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म हो गई z। अब देखिए, यहाँ अगर t लग रहा है फोर्स, तो यहाँ t+dt लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो इस t+dt की वजह से इसको रोकने के लिए, इस dt को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसकी सरफेस पे शियर स्ट्रेस आएगी टाउ। इस शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टाउ = V/Z सिग्मा O। अब इसमें देखिए, टाउ इसमें यहाँ पर होता है फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस जो इसको dt को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, z होता है लीवर आर्म, सिग्मा O होता है n/φ। n मतलब नंबर ऑफ बार्स, π/φ मतलब सरफेस एरिया ऑफ द वन बार। तो क्योंकि मान लीजिए हम तो इधर से देख रहे हैं, तो हमको यहाँ तो एक दिख रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसी 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं, तो वो टोटल एरिया जो n/φ है वो हो जाएगा नंबर ऑफ बार्स, V = शियर फोर्स। अब नेक्स्ट है कि जो ये फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस आई टाउ, ये डिपेंड किस पे करती है। तो देखिए, फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर फोर्स। जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस है, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेता हूँ, टाउ = V/Z सिग्मा O, ठीक है। अब देखिए, टाउ जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर फोर्स है, टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर फोर्स है। तो V अगर बढ़ता है यहाँ पे तो बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ेगी तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्मा O = n/φ। अगर n/φ बढ़ेगा तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस घटेगी। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हमको क्या करना है, इस टर्म को ओवरऑल बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अगर मोटा सरिया तो हम लोग दे नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर डायाबार्स का यूज़ करते हैं, और बट ज़्यादा नंबर में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बॉन्ड स्ट्रेस इन एनकरेज बॉन्ड और डेवलपमेंट बॉन्ड। तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेस आ रही है वो भी आ रही है बेंडिंग की वजह से ही, लेकिन इसमें और फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस वाले में फ़र्क ये है कि जैसे फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस था तो उसमें जैसे बीम थी, उसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस था, उसमें जैसे बेंडिंग लग रही थी तो दोनों तरफ पे मूवमेंट आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो ये वाला केस है, एनकरेज बॉन्ड वाला केस है, इसमें एक कांटिलीवर का केस हमने लेते हैं,
कि ये कांटिलीवर है और यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है या लोड की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है, तो उस मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, जो बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो वो देखने के लिए जैसे मान लीजिए ये एक हमने कांटिलीवर बीम है हमारे पास, इसमें यहाँ पर रिइंफोर्समेंट है और कांटिलीवर बीम का रिइंफोर्समेंट ये ऐसे यहाँ पे सपोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेस आएगी, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए लोड या मूवमेंट आ रहा है, तो अब यहाँ पे जब ये वो होगा, मूवमेंट करेगा, तो ये जो है इस, अगर हम यहाँ इस सेक्शन को, पर्टिकुलर इस सेक्शन को देखें, तो इस सेक्शन पे देखिए जस्ट मतलब सपोर्ट से अलग निकलते ही वहाँ क्या होगा, वहाँ पे उस बीम के उस रेनफोर्समेंट पर टेंशन आएगी। तो वो टेंशन क्या होगी, T = 0.87 F/AST, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब इस टेंशन को काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वो जनरेट होगी τBD, ये लेंथ LD उसमें पेनिट्रेटेड है। तो अब हम इस LD को निकालने के लिए क्या करते हैं, τBD × π/LD सरफेस एरिया इंटू स्ट्रेस = 0.87 F/AST। अब इस LD को हम लोग कैसे करेंगे, AST π/4 × φ², LD को LD हो जाएगा 0.87 F/φ/4 τBD। अब देखिए अगर τBD जितना τBD मतलब τBD देखिए τBD मैक्स होगा, जितना τBD मैक्स होगा उतना ही LD मिनिमम रिक्वायर्ड है हम लोगों को, कि मतलब हमको इतना LD तो चाहिए ही चाहिए। हम इससे ज़्यादा भी इधर भीतर वो दे सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भीतर भी इस सरिये को लगा सकते हैं, लेकिन हमको इस LD जितना तक तो चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं हुआ, रिक्वायर्ड LD मान लीजिए 5 मीटर है, मान लीजिए रिक्वायर्ड LD आया हमारे यहाँ से सॉल्व करने पर, रिक्वायर्ड LD आया 5 मीटर और हमने LD को दिया खाली 4 मीटर, तो हमारा यहाँ पे बॉन्ड फेल कर जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर हमने LD दे दिया 6 मीटर तो ये ओके है, ठीक है। अब τBD इज मैक्स, तो τBD जैसा हमने बोला τBD मैक्स आएगा, तो τBD मैक्स तो LD मिनिमम रिक्वायर्ड, ठीक। नेक्स्ट है कि ये जो अगर हम लोग यहाँ पे फाई बढ़ाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे सरिये का डायामीटर बढ़ा देंगे तो LD बढ़ जाएगा। हमें ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा मोटा सरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमको इसमें भीतर करना पड़ेगा इसको प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए, तो चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ेंगे। पर अगर हम लोग फाई कम कर देते हैं लेकिन n बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ़ बार्स बढ़ जाएंगे। हमारा मान लीजिए AST है, AST हमको चाहिए 100 mm² चाहिए, AST हमको 100 mm² चाहिए। अब अगर मान लीजिए हम 50-50 के 2 डाल दें, या 50-50 के 2 सरिये डालने से बेटर है कि हम लोग 25-25 के 4 सरिया डाल दें, उससे हमारा n जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारा क्या नाम है, जो सरफेस जो उसका डाया है सरिया का वो कम। नेक्स्ट है जो τBD है वो Fy पर भी डिपेंड करता है। जो देखिए LD ये है, LD = 0. LD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Fy, LD डायरेक्टली, तो मतलब अगर Fy हम बढ़ा देंगे तो हमें LD रिक्वायर्ड भी ज़्यादा चाहिए होगा। इसीलिए जो हम लोग Fe415 यूज़ करते हैं, जो मतलब हम लोग सरिये में मेनली हम लोग Fe415 तक यूज़ करते हैं, हम लोग Fe500 नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है τBD बढ़ेगा, जो ये τBD बढ़ रहा है तो LD कम हो रहा है, मतलब जो डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है वो कम हो रही है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। तो इसको कम करने के लिए जो τBD होता है, τBD बढ़ता है तो τBD बढ़ता है FCK के उससे, FCK बढ़ रहा मतलब सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा, सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा मतलब श्रिंकेज बढ़ रहा, अगर श्रिंकेज बढ़ रही तो मतलब बॉन्ड बढ़ रहा, समझे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, τBD बढ़ रहा है तो FCK बढ़ रहा, FCK बढ़ रहा मतलब सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा, सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा मतलब श्रिंकेज बढ़ रहा, श्रिंकेज बढ़ रहा मतलब बॉन्ड बढ़ रहा, तो LD रिक्वायर्ड कम हो रहा, ठीक। कुछ लिमिटेशंस हैं वो देख लेते हैं। LD = 0.87 Fy × φ/4 τBD, दिस इज़ ओनली फॉर LSM, ये फॉर्मूला सिर्फ LSM के लिए है। अगर हम लोग WSM में यूज़ करना चाहें तो LD = σst × φ/4 τBD, और हमें यहाँ σst की वैल्यू LSM के हिसाब से रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है τBD इज़ ओनली फॉर द माइल्ड स्टील, मतलब माइल्ड स्टील मतलब प्लेन बार या स्मूथ बार के लिए दिस। और सेकंड है दिस फार्मूला इज़ ओनली फॉर टेंशन, मतलब इसमें देखिए यहाँ टेंशन लग रही थी, इसमें देखिए यहाँ टेंशन लग रही थी, तो ये फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला है, ये सिर्फ एक तो माइल्ड स्टील के लिए है, LSM के लिए है, और सिर्फ ये टेंशन के लिए है। अगर हम लोग माइल्ड स्टील की जगह HYSD बार्स यूज़ करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस के तो क्या इफेक्ट पड़ेगा,
देखिए बॉन्ड स्ट्रेस क्या होती है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, केमिकल एडहेजन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो इस केस में HYSD के केस में क्या हो जाएगा, तो टाउ बी डी की वैल्यू है वो हम लोग 60% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो टाउ बी डी इजक्वल टू 1.6 टाउ बी डी हो जाएगा। तो एल डी इजक्वल टू हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल डी इजक्वल टू 0.87 FY इंटू 5 6.4 टाउ बी डी आ जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है, इसमें भी हम लोगों के लिए एल डी रिक्वायर्ड कम हो जाएगा। ठीक, सेकंड केस है कि अगर हम लोग अगर कंप्रेशन लग रहा मान लीजिए इसमें किसी तरह से, अगर इसमें टेंशन की जगह कंप्रेशन आ रहा तो क्या करेंगे, तो इसमें एंड बेरिंग इफेक्ट हो जाएगा और टाउ बी डी की वैल्यू 25% तक इंक्रीज कर दी जाएगी। तो देखिए ये दो केस हैं Fe250 माइल्ड स्टील है मतलब, और कंप्रेशन लग रहा है, तो एल डी की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY इंटू 5 FY5/5 टाउ बी डी, 25% इंक्रीज कर दिया। ये देखिए 4 इंटू 1.25 टाउ बी डी, और ये सॉल्व करने पर एल डी इजक्वल टू 0.87 FY इंटू 5 टाउ बी डी। अगर हम लोग Fe415 प्लस कंप्रेशन में यूज़ करते हैं तो एल डी की वैल्यू हमने एक बार 60 इंक्रीज़ करी थी क्योंकि HYSD बार है, और कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो 1.25% इंक्रीज़ करेंगे, तो एल डी इजक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY इंटू 5/8 टाउ बी डी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले बने, अब हम लोग ES में बॉन्ड स्ट्रेस पे पूछे गए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन लिमिटेड स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार्स इज मोर देन दैट इन प्लेन बार्स बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 60%, क्योंकि अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि HYSD बार्स में जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है प्लेन बार के कंपेरिजन में 60% बढ़ा दी जाती है। इसमें पूछा गया है, बार दैट एक्सटेंड इनटू सिंपली सपोर्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप देयर फुल स्ट्रेंथ एट डेजिग्नेटेड पॉइंट 1 सो दैट देयर मूवमेंट capacity is more than the bending moment at that point. The clause of the code requires that sigma s is equal to 0.85 sigma sy. इसमें हम लोगों से डेवलपमेंट लेंथ पे जो चेक था वो पूछा गया है। इसमें का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ है एल डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन m1/v + L नॉट, और दूसरा है जब कंप्रेशन ड्यू टू सपोर्ट विल कम, तो एल डी शुड बी ग्रेटर देन 1.3 m1/v + L नॉट। इसमें हम लोगों को ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है एल डी स्मॉलर देन 1.3 m1/v + L नॉट, ये ठीक है। एल डी की वैल्यू हमने पुट कर दी तो 5 सिग्मा s/4 टाउ बी डी शुड बी स्मॉलर देन 1.3 m1/v + L नॉट, ये भी ठीक है। थर्ड है 5 शुड बी स्मॉलर देन 4 टाउ बी डी सिग्मा s 1.3 m1/v, ये हमने बस 5 यहाँ रख के बाकी सारे चीज़ें इधर भेज दी हैं, तो इस तरह ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर द बेस्ट वे टू इंश्योर एडिक्वेट बॉन्डेज। मतलब कंक्रीट मेंबर में सबसे अच्छा तरीका क्या है बॉन्ड इंश्योर करने का, तो ये है टू प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ लार्ज डायमीटर बार, गलत है। टू प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर डायमीटर बार, ये सही है। टू इंक्रीज कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए डिफॉर्म्ड रीइंफोर्सिंग बार एज पर IS कोड इन द। इसमें हम लोगों से HYSD के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला था वो पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हमें टेंशन या कंप्रेशन तो दिया नहीं है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट
से टेंशन मान के चलेंगे Fe415 LD इक्वल टू 0.87 FY इंटू 5 6.4 टाउ BD। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 5 सिग्मा एस अपॉन 6.4 टाउ BD, सी ऑप्शन है इसका BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन HYSD बार्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार्स इन बीम द बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि जो HYSD बार्स होती है वो डिफॉर्म्ड होती है, मतलब उसमें ऊपर सरफेस पे वो ग्रिप अच्छी बना देता है, उस पर जो डिज़ाइन होती है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग पैरेलल टू द रिइंफोर्समेंट ऑन द इंटरफेस बिटवीन बार्स एंड कंक्रीट। इसमें पूछ रहा है जो कंक्रीट सरफेस है और जो रिइंफोर्समेंट है, तो इस सरफेस पे जो स्ट्रेस एक्ट होती है उसको क्या बोला जाता है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, इसके ऑप्शंस हैं शियर स्ट्रेस, लोकल स्ट्रेस, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या बेयरिंग स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन फॉर ए 20 mm डायमीटर डिफॉर्म्ड बार ऑफ Fe415 embedded in concrete M25 whose design bond stress is 1.40 न्यूटन पर mm²। तो इसका सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, हमको फाई इक्वल टू 20 mm गिवन है, M25 गिवन है, Fe415 है और टाउ BD 1.40 न्यूटन पर mm² है, और जो बार है वो कंप्रेशन में है। तो LD हो जाएगा, LD इक्वल टू 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 8 टाउ BD, क्योंकि कंप्रेशन में और Fe415 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 8 टाउ BD हो जाएगा। जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1.40, तो ऑन सॉल्विंग डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी 645 mm। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन असेसिंग डेवलपमेंट लेंथ, तो ये हो जाएगा LD इक्वल टू 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD, ए हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट है द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज मेनली ड्यू टू मैकेनिकल रेजिस्टेंस, प्योर एडेसिव रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो इसका डी हो जाएगा, तीनों की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है इफ़ अ बीम इज लाइकली टू फेल ड्यू टू हाई बॉन्डिंग स्ट्रेस देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाई। तो इसका हो जाएगा यूजिंग स्मॉल डायमीटर बार्स इन करस्पॉन्डिंग मोर नंबर्स। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।